राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है डेली एस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इंडियन इकोनॉमी में आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज, ऐसे इश्यूज जो हम हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हमारे प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। अब मेंस के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मेंस में तो करंट अफेयर्स लिखा नहीं है और ये करंट अफेयर्स नहीं है, एक्चुअल में करंट इश्यूज हैं। करंट इश्यूज को और करंट अफेयर्स को मिसमैच नहीं करना है। अब क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स में सेम है, कई सारे पॉइंट में, लेकिन वहां पर दोनों के बीच एक पतली सी रेखा है जो उन दोनों को अलग करती है। तो एक बात को समझ लीजिए, क्या होता है जो हमारे पास जो हमारे मेंस में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट पूछे जाते हैं। जैसे डी डॉलराइजेशन, तो डी डॉलराइजेशन क्या होता है? अगर पहले डॉलराइजेशन समझ लेते हैं। डॉलराइजेशन क्या होता है? अगर कोई कंट्री ट्रेड करने के लिए, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए डॉलर का यूज करती है, तो इसको बोलते हैं, डॉलर का वो यूज करना स्टार्ट करिए अपने ट्रेड में, तो इसको बोलेंगे डॉलराइजेशन। और अगर कोई कंट्री जो पहले डॉलर में ट्रेड कर रही थी आपस में दो कंट्री, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हम लोग डॉलर में नहीं करेंगे, हम लोग या तो गोल्ड में करेंगे या फिर किसी अलग क्या बोलते हैं मटेरियल में करेंगे, या फिर अपने ही किसी करेंसी में करेंगे, या फिर कोई नया करेंसी बनाएंगे, उस पे ट्रेड करेंगे। अगर ये सारी बातें, मतलब अल्टीमेटली डॉलर के जगह पे कोई और करेंसी को अगर हम लोग यूज करेंगे, तो वो कहलाएगा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम लोग इस बात को ध्यान रखे रहेंगे कि जो करंट इश्यूज जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो साइंस से रिलेटेड है, इन सब में ना केवल जो स्टैटिक पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो डायनेमिक पोर्शन है, जो करंट का जो टॉपिक है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास, भारत में यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम के लिए इनमें से कौन मुख्य रेगुलेटर है? रेगुलेटर की बात कर रहे हैं, कौन इनको रेगुलेट करता है ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास यूपीआई जो यूज करते हो आप लोग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आरबीआई, एनपीसीआई या फिर सेबी? तो भैया जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंट्रोल करती है इस बात को कि यूपीआई से पेमेंट जो हो रहा है, सही टाइम पे सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं, पेमेंट में किसी टाइप का इशू तो नहीं आ रहा है, फेसलेस जो हमारे पास जो सीमलेस हम लोग पेमेंट की बात करते हैं, वो सही से हो रहा है कि नहीं, कि किस टाइप का नेटवर्क इशू आ रहा है, या फिर किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर देखने और उसका निवारण करने का, या फिर उसमें और क्या एडवांसमेंट किया जाए, उसके लिए काम करते हैं। तो और हमारे पास जो यूपीआई है, यूपीआई भी दो टाइप का है भाई हमारे पास, ध्यान रखे रहना। एक है हमारे पास यूपीआई 1.0 और एक है हमारे पास यूपीआई 2.0। यूपीआई 1.0 क्या है? डोमेस्टिक पर्पज से जो हम लोग इन जनरल हम लोग अभी यूज करते हैं ना, वो हम लोग यूपीआई 1.0 यूज करते हैं। हम लोग को ऐसा अलग से मेंशन नहीं करते कि यूपीआई 1.0 से पे कर दूं क्या भैया, ऐसा करके नहीं बोलते, लेकिन वो यूपीआई 1.0 है। अब यूपीआई 2.0 क्या है? अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग यूपीआई को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को अलग इंटरफेस की जरूरत है, तो वहां पर हमारा काम आता है यूपीआई 2.0, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनपीसीआई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बारे में क्या सही है, ऐसा पूछ रहा है और भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। यूपीआई एक रियल टाइम इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके तुरंत फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। दूसरा बोल रहा है, यूपीआई दिन के आखिर में ही ट्रांजैक्शन सेटल करता है, आखिर में ही, एब्सोल्यूटनेस की बात कर दिया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, यूपीआई एक कैश निकालने का सिस्टम है। कैश निकालते हैं क्या भाई? उसमें नहीं, ये पूरा का पूरा करेंसी जो है डिजिटल फॉर्म में ही होता है, ठीक है, जितना भी ट्रांजैक्शन है सारा डिजिटल होता है। तो यूपीआई सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है, ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग भी यूज करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमारा ये बात बिल्कुल सही है कि वो रियल टाइम इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक पे। अब एक सवाल आप लोग के पास ये भी आएगा, जिनके घर में किसी टाइप के मतलब दुकान होगा या फिर कोई मर्चेंट अकाउंट वाले अगर कोई पर्सन होंगे, तो उनके माइंड में ये आ सकता है कि हम हमारा तो पूरे दिन भर में, जैसे अगर एक दिन में कोई दुकान है, ठीक है, दुकान वाले का ही बनेगा मर्चेंट अकाउंट, तो मान लेते हैं वो जो दुकान का जो पर्सन है, मान लेते हैं ए जो है, उसको उस दिन पे मान लेते हैं 10 अलग अलग लोग वहां पर पे किए उसको, तो 10 अलग अलग पेमेंट आया उसको। तो जो फोन पे है, पेटीएम है और अलग अलग जो जैसे जी पे है, ये सब क्या रहते हैं, ये लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि ऐसे करते हैं हम लोग ना, 10 रुपए फिर 20 रुपए फिर 30 रुपए, ऐसे अलग अलग करके नहीं आएंगे, ऐसे करेंगे हम लोग ना, पूरे दिन भर में ना जितना हुआ रहेगा ना ट्रांजैक्शन, उसको ना इकट्ठा एक साथ आपको ट्रांसफर कर देंगे, रहेगा आपके अकाउंट में ही, लेकिन मतलब जाएगा आपके अकाउंट में ही, लेकिन जो हम लोग हर बार
तुरंत तुरंत ट्रांसफर कर रहे थे ना, वो तुरंत तुरंत ट्रांसफर की जगह हम लोग बैंक में जब ट्रांसफर करने की बात आएगी ना, तो हम लोग एक साथ कर देंगे और उसके पहले वो दिन भर तक का अभी मैं अपने पास रख लेता हूँ। ऐसे करके वहां पर ना ये जो क्या बोलते हैं फोन पे, पेटीएम, ये सब है ना मर्चेंट अकाउंट में ऐसा सिस्टम रहता है। और यहाँ पर रियल टाइम जो क्या बोलते हैं सेटलमेंट का भी सिस्टम रहता है कि मतलब जैसे आया तुरंत मेरे को नहीं, मेरे को ऐसे सिस्टम नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे करो कि कोई पर्सन जितने टाइम पेमेंट किया मेरे को तुरंत तुरंत पैसा चाहिए। अगर कोई ऐसा सिस्टम चाहता है तो वहां पर भी वो भी अवेलेबल रहता है। सेटलमेंट का एक साथ सेटलमेंट का भी सिस्टम है, एक एक करके भी आए सेटलमेंट हो ये भी सिस्टम है। इसके अलावा एक और सिस्टम भी वहां पर मिल जाएगा हम लोग को कि अगर हम लोग को सुबह 5 बजे सारा सेटलमेंट होना चाहिए, सुबह 9 बजे पूरा सेटलमेंट होना चाहिए या फिर रात में 12 बजे पूरा सेटलमेंट होना चाहिए। जैसा हम चाहेंगे ना हम लोग टाइम को अपने हिसाब से वहां पर सेट कर सकते हैं। ऐसा स्पेशली मर्चेंट अकाउंट में हम लोग को ये सारी फीचर्स हम लोग को दिखाई देते हैं। अब तो ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके बारे में पहले भी हम लोग बात किए हुए थे कि जो हमारा आरबीआई है ना, हमारी गवर्नमेंट बोलती है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज आई। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगा और उस टेक्नोलॉजी से एक्चुअल में उसको समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। मैं ठीक है, जब मैं नहीं लेता, मैं लेता हूँ ए। ए जो है पैसा भेजा बी को, बी पैसा भेजा सी को, सी पैसा भेजा डी को, डी पैसा भेजा ई को और ई पैसा भेजा ए को। या फिर मान लेते हैं ये लास्ट वाला सीन को हटा देते हैं, ए को नहीं भेजा, वो क्या मान लेते हैं, वो चलो यहीं पर ये लास्ट, ये हमारे पास लास्ट पेयर है। ठीक है, तो ए का पैसा कहाँ तक आ गया, ई तक आ गया। अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ पर ना ए जब बी को ट्रांसफर किया तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगा कि बी को कहाँ से आया, ए के पास से आया। सी के पास कहाँ से आया, बी के पास से आया। डी के पास कहाँ से आया, सी के पास से आया। ये सारा का सारा ना एक हमारे पास सिस्टमैटिक वे में है। अब यहाँ पर एक समस्या क्या आ जाती है कि डी के पास ना सी का अकाउंट नंबर भी है, ठीक है, और इससे अगर हम लोग को मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना है तो हम लोग चाहे तो बी का भी निकलवा सकते हैं और डी का भी निकलवा सकते हैं। तो हमारे पास ना पूरा सबका अकाउंट नंबर आ जाएगा, हमारे पास पैन नंबर आ जाएगा, उसका आईएफएससी कोड आ जाएगा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम ऐसा कर दिया जाए कि हम लोग एक कोड के फॉर्म में सारा जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कोड के फॉर्म में करें। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं, व्हाट्सएप में क्या लिखा रहता है, एकदम स्टार्टिंग में लिखा रहेगा, चैट स्टार्ट नहीं हो रहेगा किसी के साथ तो वहां पर स्टार्टिंग में लिखा होगा योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है, आपका जो भी मैसेज रहेगा ना वो जैसे आप किसी को भेज रहे हो, ठीक है, आई एम गिरीश, ठीक है, मैसेज किया मैं किसी को आई एम गिरीश, तो वहां पर आई एम गिरीश जब ये सेंड होगा ना, ये मैसेज जो है कोई पर्सन ए को सेंड होगा ना, तो फिर वो कैसे सेंड होगा, EFHGNCLP ऐसा करके कुछ कोड बन जाएगा अपने आप, तुरंत तुरंत रियल टाइम पे कोड जनरेट होगा और उस कोड के फॉर्म पे ये वाला जो है ना ए के मोबाइल तक पहुंचेगा। और जब ए के मोबाइल में पहुंच जाए रहेगा तो वहां पर भी क्या होगा, वो इसका ये कोड आ गया। अब इस कोड को सबसे पहले ये डिकोड करेगा, उसका सिस्टम जो है डिकोड करने के बाद में उसको पता चला कि वो डिकोड करने के बाद उसको क्या मिला, आई एम गिरीश, ये लिखा, ये उसका पास डिकोडिंग वाला क्या बोलते हैं मटेरियल जो है वो इसको ये प्राप्त हुआ, तो वो इसी को शो करेगा कि ये फलाना जो है ना वो क्या लिख रहा है, आई एम गिरीश ऐसा करके आपको मैसेज किया है, ये बी को दिखाई देगा। ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी पे बेस्ड है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी से सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आपको ना, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेटर नहीं है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे कि जो मतलब मैसेज आया वो कहाँ से आया। ये प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टार्ट, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी वो स्टार्ट करती है जिसको एक्सपर्टीज है ब्लॉकचेन में और उसको एक्सपर्टीज है क्रिप्टो करेंसी में, वो अपना क्रिप्टो करेंसी लेके आती है और वो इस टाइप्स का ये क्या बोलते हैं सारा का सारा पूरा सिस्टम बना देती है। और सारा मैसेज है वो कैसे रहेगा, एनकोडेड रहेगा। तो बीच से कोई अगर गवर्नमेंट ताका झाकी करना चाहती है, स्पाई करना चाहती है तो भी नहीं कर सकती। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ब्लॉकचेन इसमें जो हमारे जो क्रिप्टो करेंसी है उस क्रिप्टो करेंसी में अपने ब्लैक मनी को वहां पर डाल के रखते हैं। तो ये हमारे, इसलिए अब हमारे गवर्नमेंट के पास ये सामने आया है बात कि भैया ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण जो क्रिप्टो करेंसी बना हुआ है ना, इसका कोई सॉल्यूशन निकालो। अगर हमको ये जानना है कि अगर पाकिस्तान से कोई फंड आ रहा है हम लोग को नहीं पता चल पा रहा है,
चाइना से कोई फंड आ रहा है, हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो क्या करें, इसको कैसे पता करें? तो आरबीआई को बोला ये सारा चीज का जो मेन क्या बोलते हैं मेन अथॉरिटी तो आरबीआई है। तो वो देखना स्टार्ट किया, इसमें रिसर्च किए वो लोग कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि हमारे पास कोई मतलब एक्सटॉर्शन मनी ना आए या फिर किसी भी तरह से गलत चीज ना आए। तो आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई अपने रिपोर्ट में बोलता है कि नहीं भैया हमसे ना हो पा रहा है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी संपत्ति है ना एक प्राइवेट पर्सन की है, एक प्राइवेट कंपनी की है, तो हम लोग ना उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। अगर वो कंपनी इंडिया की रहे ना तो हम लोग उसको अपने नियमों में बांध सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी बाहर की है ना तो हम लोग उनको अपने सारे नियमों में बांध नहीं पाएंगे। और अगर हम लोग सारे नियमों में बांध नहीं पाएंगे ना तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंट्रोल करना तो जरूरी है, तो कंट्रोल करने के लिए फिर हम लोग क्या किए, हमारे आरबीआई क्या सजेशन देता है, ऐसे करो इसके ऊपर ना टैक्स लगा दो 30%। तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है, कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा है तो भी उसको 30% देना पड़ेगा, कोई बेच रहा है तो भी 30% देना पड़ेगा। ऐसे में लोग अपने आप ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, 60% निपट गया यार ऐसे करके, तो वो लोग अपने आप डिमोटिवेट होके वहां पर उसको छोड़ने लग जाएंगे। ऐसा इस उद्देश्य से वहां पर टैक्स लगाने के बारे में बोला। लेकिन आरबीआई एक और चीज को बोलता है कि ये है तो सिस्टम जबरदस्त है, ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो हमारा आरबीआई क्या बोलता है, जैसे ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है ना, ऐसे करते हैं हम लोग ना एक बना देते हैं, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम लोग भी डेवलप करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करेंसी हम लोग डेवलप करते हैं और ये रहेगा हमारे कंट्रोल में, हमारे आरबीआई या फिर हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। तो हमारा और ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म में रहेगा, तो जो कॉस्ट आएगा वो सर्वर कॉस्ट आएगा। तो उसी बेस पे हम लोग बनाए हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। अगर इसको हम लोग देखें तो उसको उसका जो लोगो है वो ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको अलग अलग शहरों में स्टार्ट किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। और एक टाइम पे मतलब गवर्नमेंट का विजन ये है कि एक टाइम आएगा ऐसा जब हम लोग ना जो पूरा जो करेंसी हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो नोट यूज करते हैं उसको रिप्लेस कर देंगे इसके थ्रू। तो ये है भाई हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर और क्या है हमारे पास, सोने के सपोर्ट हमारे पास देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सोने के सपोर्टेड एक प्राइवेट तौर पर जारी किया गया डिजिटल टोकन, सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किसी देश की सॉवरेन करेंसी का डिजिटल रूप, प्राइवेट एंटिटी द्वारा जारी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट एंटिटी नहीं कर रहे हैं। अब पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म ये ट्रेडिंग ये क्या बोलते हैं हम लोग का ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बोलता है तो भी समझ आता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किसी देश की सॉवरेन करेंसी। सॉवरेन करेंसी मतलब क्या होता है, ऐसी करेंसी जिसका उस जिस पे किसी देश का पूरा अधिकार रहता है कि उसको बढ़ाना है, उसका वैल्यू को बढ़ाना है या फिर कम करना है, ये सारा कंट्रोल जिसके हाथ में रहता है, ठीक है। तो ऐसी करेंसी को बोलते हैं सॉवरेन करेंसी। जैसे हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रूपी जो है हमारी सॉवरेन करेंसी है। डॉलर की बात की जाए तो डॉलर जो है यूएसए की सॉवरेन करेंसी है, ठीक है। अगर ठीक है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिफ्ट सिटी जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? आईएफएससी विदेशी फाइनेंशियल सर्विसेज को आकर्षित करने के लिए अलग रेगुलेटरी इंसेंटिव की तरह काम करते हैं। आईएफएससी घरेलू फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे ही होते हैं जिनमें कोई खास इंसेंटिव नहीं होता, ये गलत है भाई। आईएफएससी सिर्फ रिटेल बैंकिंग नहीं, सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं है। आईएफएससी इंश्योरेंस या कैपिटल मार्केट एंटिटीज को होस्ट नहीं कर सकते, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला है हमारे पास, भारत में बैंक डिपॉजिट का बीमा कौन सी संस्था करती है और कितनी लिमिट तक? ठीक है, कौन सी बीमा कंपनी करती है और कितनी लिमिट क्या है उसका? तो देखिए ये इसको समझिए, ये क्या होता है, जैसे कंपनी लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट कर गए, कोई कंपनी का बहुत सारा पैसा वहां पर लॉस हो गया। ऐसे में क्या होगा, हम लोग को ऐसे तो दिखाई देता है पर्टिकुलर उस पर्सन का लॉस हुआ, लेकिन ना केवल उस पर्सन का बल्कि वहां पर काम कर रहे जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो लो ग्रेड के वर्कर हो चाहे अपर ग्रेड के वर्कर हो, मैनेजर डायरेक्टर ये सब हो,
लॉस सभी को होगा क्योंकि जॉब सबका जाएगा। अगर इनका जॉब जाएगा तो ये लोग कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो वहां पर जॉब का जो वहां पर नए अपॉर्चुनिटी मिल सकते थे, अब ये रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई आप ना क्या बोलते हैं, इसका ना बीमा करा लो, ठीक है। इसको करेंसी इसको स्वैप सिस्टम भी बोलते हैं, क्रेडिट स्वैप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट करेंसी डिफॉल्ट स्वैप बोलते हैं, CDS, ठीक है, करेंसी डिफॉल्ट स्वैप बोलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, भारत क्या है उसमें वो जो बीमा का जो राशि रहेगा वो मिल जाएगा तो फिर वो मेंटेन हो जाएगा, खर्चा जो है वो कम से कम कुछ ना कुछ मात्रा में तो रिकवर हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, 5 लाख तक के डिपॉजिट क्या, ठीक है, 5 लाख डिपॉजिट्स पर बैंक, ये इसका लिमिट है भाई। और क्या है हमारे पास, RBI डायरेक्टली इंश्योर्स अप टू 1 लाख, RBI इंश्योरेंस नहीं देता भाई। गवर्नमेंट इंश्योरेंस अनलिमिटेड डिपॉजिट, ये भी इंश्योरेंस नहीं देता, और सेबी भी इंश्योरेंस नहीं देता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, DICGC। अगला क्वेश्चन, और कितना का इंश्योरेंस रहेगा भाई, अलग अलग वहां पर सिस्टम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ओपन बैंकिंग। ओपन बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंक्स शेयरिंग APIs with third party providers to enable new services with customer consent, ठीक है, कस्टमर कंसेंट के साथ API को वहां पर शेयर करने की बात कही गई है। दूसरा बोल रहा है बैंक्स ओपनिंग मोर ब्रांचेस इन रूरल एरिया। नहीं भैया, ओपन बैंकिंग इसका मतलब ये नहीं, ओपन बैंकिंग मतलब वहां पर बहुत सारे बैंक ओपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैंक्स अलाउिंग एनोनिमस अकाउंट्स फॉर ऑल यूजर्स बोल दिया, गलत हो जाएगा। बैंक्स मर्जिंग विद फिनटेक बाय लॉ, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बैंक शेयरिंग APIs। बैंक जो है API शेयर करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के साथ टू इनेबल न्यू सर्विस। मतलब ये क्या है, सिंपल से ये है कि अलग अलग बहुत सारी फिनटेक कंपनी है, जैसे मान लेते हैं बजाज का हम लोग ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस हम लोग मान लेते हैं। अब जो बैंक है वो क्या करेगा, APIs को शेयर करेगा थर्ड पार्टी, मतलब वही बैंक को मान लेते हैं, या फिर हम लोग बजाज को नहीं लेते, ठीक है, वहां पर गड़बड़ ना हो जाए कोई किसी टाइप का, तो हम लोग बैंक मान लेते हैं कोई फिनटेक कंपनी है A। तो बैंक क्या करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया ये कस्टमर्स हैं। अब कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स को क्या क्या नीड हो सकती है, उसको लोन लेना हो सकता है, उसको फास्टैग बनवाना हो सकता है, ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे वहां पर नीड हो सकती है एक कस्टमर की। तो ये सारी सर्विसेज कौन देने वाला है, ये फिनटेक कंपनी देने वाला है। तो उसको डेटा कौन प्रोवाइड कर दिया, बैंक डेटा प्रोवाइड कर दिया इस कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी, अपने सर्विसेज बताएगी कि मैं ये भी सर्विस देता हूँ, मैं ये भी सर्विस देता हूँ, मैं ये भी सर्विस देता हूँ, आपको जो जो चाहिए वो ले लो। और उसके लिए कस्टमर का कंसेंट भी जरूरी है। क्या वहां पर पूछता है कि क्या आपके डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं, आपको और ज्यादा सर्विस देने के लिए, और ज्यादा सुविधाओं से युक्त करने के लिए, आपके लिए हम लोग आपका डेटा यूज कर सकते हैं क्या, बैंक ऐसा पूछता है। अगर बैंक ऐसा पूछा, आप हाँ बोल दिए, तो फिर वो आपका डेटा को थर्ड पार्टी को या फिर उस फिनटेक कंपनी को दे देगा, और फिर आप उसको उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो यही है हमारा ओपन बैंकिंग, मतलब बैंकिंग सेक्टर को आप क्या बोलते हैं, अलग अलग सेक्टर तक भी उसको एक्सपेंड करने के लिए ओपन करो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा पेमेंट सिस्टम RBI द्वारा नहीं देखा जाता, RBI किसको नहीं देखता है भाई। तो हमारे पास NEFT, मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग किए होंगे, NEFT किए होंगे, RTGS रियल टाइम, ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS, ये तीनों ही सिस्टम क्या है हमारे RBI जो हमारा जो RBI जो है उसको डायरेक्टली देखते हैं। लेकिन जो स्विफ्ट सिस्टम है, ठीक है, स्विफ्ट सिस्टम क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग को ट्रेड करते हैं, तो हम लोग रूपी को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रूपी से खरीद रहे हैं। अगर तेल खरीद रहे हैं तो हम लोग तेल, चलो तेल को अभी नहीं लेते, रशिया वाला आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खरीदने वाले हैं, गोल्ड खरीदने वाले हैं। कहाँ से खरीदेंगे, चलिए किसी कंट्री से हम लोग खरीदे, या फिर हम लोग लग्जूरियस आइटम लिए ब्रिटेन से या फिर UK से हम लोग कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा। हमारे पास है डॉलर, हमारे पास है रुपी, उधर साइड हम लोग को पाउंड यूज करना है। तो वहां पर एक्सचेंज करने के लिए जो बीच में एक मीडिएटर रहेगा वही है स्विफ्ट सिस्टम। यही स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, तो हमारे RBI का यहाँ तक पहुंच नहीं है, RBI इसको कंट्रोल नहीं करता है भाई।
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग को विचार करना है, कंसीडर केवाईसी नॉर्म्स एम टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या सही है? पीएमएलए और आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक केवाईसी नो योर कस्टमर के लिए अकाउंट खोलने से पहले पहचान और पते का वेरिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल सही है, आप लोग करवाई होगे, केवाईसी करवाई होगे, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किसी भी टाइप का अगर हम लोग को गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठाना है या गवर्नमेंट की स्कीम जो हमारे लिए एप्लीकेबल है उसका हम लोग को बेनिफिट चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रूफ देना पड़ता है हर बार। लेकिन क्योंकि अगर आपका अकाउंट वहां पर मर्ज हो चुका है और आपका अकाउंट केवाईसी, आपके अकाउंट में केवाईसी हो चुका है, मतलब बैंक जानता है कि आप कौन है। अब जैसे ही आप गवर्नमेंट के उसमें फॉर्म में अप्लाई करोगे, कोई योजना में अप्लाई करोगे, तो आपका पूरा का पूरा डेटा बैंक दे देगा कि हाँ भैया ये फलाना जो है फलाना फलाना जगह काम करता है, ये है, ऐसा है, तो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये एक सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए लाया गया युक्ति है। अगला है हमारे पास, बैंकों द्वारा कस्टमर्स की डिजिटल ऑनबोर्डिंग के बारे में क्या सच है, क्या सत्य कथन है? तो ठीक है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, इसके बारे में भी समझते हैं। ई केवाईसी यूजिंग आधार ओटीपी इज वन मेथड परमिटेड अंडर गाइडलाइंस विद कंसेंट एंड सेफगार्ड्स। डिजिटल ऑनबोर्डिंग इज इलीगल इन इंडिया, इलीगल नहीं है, लीगल है। बैंक्स मस्ट ऑलवेज डू फिजिकल वेरिफिकेशन, डिजिटल मेथड्स आर बैंड, डिजिटल मेथड्स आर बैन, ये बैन नहीं है। फिजिकल मेथड भी अवेलेबल है लेकिन डिजिटल मेथड बैन नहीं है। ई केवाईसी अलाउस अकाउंट ओपनिंग विदाउट एनी कस्टमर कंसेंट, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये होता क्या है हमारे पास डिजिटल ऑनबोर्डिंग, किसी भी टाइप का अगर हमको सर्विस चाहिए तो उसको अगर हम लोग ऑनलाइन तौर पे अगर ओटीपी, ठीक है, केवाईसी ओटीपी, आधार ओटीपी के थ्रू अगर हम लोग करना चाहें तो वो किया जा सकता है। तो यही है हमारा डिजिटल ऑनबोर्डिंग, कि आप डिजिटली एक्टिव हो, डिजिटली आप वही पर्सन हो, इस बात को वहां पर क्लैरिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क का मकसद क्या है? क्या होता है पीसीए? इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी डूबने वाली है, तो कंपनी दिवालिया होने वाली है, तो ऐसे टाइम पे हमारा जो आरबीआई है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको ना एक और मतलब एक लास्ट ऑप्शन देता हूँ कि मैं आपको ना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, मतलब आपको जिस टाइप की तकनीकी असुविधा की आपको क्या बोलते हैं जरूरत है, उन मतलब असुविधा के निवारण के लिए आपको जो चीज की जरूरत है उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको पैसों की जरूरत है, हम लोग पैसा प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन दिवालिया मत होना, एक लास्ट कोशिश करके देखते हैं। तो हमारा आरबीआई इस चीज के लिए जो एक्शन प्लान बनाया है उसी को बोलते हैं पीसीए या फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, प्लेस अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स अंडर स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस टू रिस्टोर हेल्थ बिफोर इंसॉल्वेंसी, बैंकों के लिए, बेसिकली ये बैंकों के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं कंपनी बोल के समझाया लेकिन ये एक्चुअल में हमारे बैंक के लिए है, क्योंकि बैंक भी अपने आप में एक कंपनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में पेमेंट बैंकों की इनमें से कौन सी खासियत है? बैंकों की कौन सी खासियत है? डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं और लोन एडवांस दे सकते हैं, एक तय लिमिट तक डिपॉजिट ले सकते हैं और उधार नहीं दे सकते हैं, वे पेमेंट की सुविधा दे सकते हैं और रेमिटेंसेस सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये लोग डिपॉजिट नहीं लेंगे भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में बैंकों द्वारा सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए कौन सा कानून रेगुलेशन, कौन सा हमारे पास रेगुलेशन है? तो हमारे पास कौन कौन सा एक्ट है? हमारे पास सरफासी एक्ट 2002, ये हमारा राइट आंसर है। सरफासी एक्ट क्या चीज के लिए है? जो हमारे पास जो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटी मार्केट को क्या बोलते हैं मैनेज करने के लिए हम लोग के पास बनाया हुआ ये एक्ट है, और इसके थ्रू ही सारा चीज का रेगुलेशन किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कंज्यूमर्स के लिए इनमें से कौन सा बड़ा फायदा है? डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? ऐसे प्लेटफॉर्म जो लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट पे, तो उसके लिए हम लोग का बेनिफिट बता रहे हैं। तुरंत क्रेडिट, ठीक है, इंस्टेंट क्रेडिट डिसीजनिंग एंड क्विकर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब तुरंत तुरंत हम लोग वहां पर कंफर्मेशन करेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो,
और तुरंत तुरंत आपको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर है। बाकी देख लेते हैं और क्यों गलत है उसको भी देख लेते हैं। नो रेगुलेटरी ओवरसाइट एट ऑल, गारंटीड लोअर इंटरेस्ट रेट्स देन ऑल बैंक्स, ये भी नहीं है, गारंटी कोई चीज का नहीं होता भाई। दे एलिमिनेटेड क्रेडिट रिस्क कंप्लीटली, क्रेडिट रिस्क खत्म नहीं किया जा सकता कभी भी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, इनमें से कौन आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिखाता है? पहला बोल रहा है बड़े पैमाने पर रोल आउट से पहले रेगुलेटर की देखरेख में नए फिनटेक प्रोडक्ट्स का ट्रायल करने के लिए कंट्रोल्ड माहौल। ये हमारा ये एकदम सही बात भी है। ठीक है, पहले में ही हम लोग को आंसर मिल जा रहा है अभी। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इसको समझ लेते हैं कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है। अगर हम लोग को कुछ नया हम लोग आइडिया लेके आए हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या हमारे फिनटेक के एरिया में, तो उसके लिए हम लोग को ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रायल करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है उसी को ही बोलते हैं हम लोग रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये कुछ एरिया को हम लोग फिक्स करते हैं कि इस एरिया में ट्रायल करके देखेंगे, सक्सेसफुल हुआ उसके बाद फिर बाकी जगह में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे सीबीडीसी का मैं बताया स्टार्टिंग में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम लोग पहले कुछ क्षेत्रों में कुछ शहरों में इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। अगर वहां पर सब चीज सक्सेसफुल रहा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग को नोट ही दिखाई नहीं देगा। कुछ लोग ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप की डिमांड करते हैं कि नोट में क्या बोलते हैं XYZ% का फोटो होना चाहिए या फिर गांधी जी का फोटो हटा देना चाहिए, इस टाइप का ना अलग अलग डिमांड करते हैं। तो क्या पता उनका डिमांड को क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सुन लिया या फिर भगवान सुन लिया या जो भी सुन लिया, तो वहां पर से पूरा का पूरा चेहरा ही हट जाएगा, क्योंकि हमारे पास लोगो क्या दिखाई देगा, ई-रूपी ऐसा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इसको बता दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केसीसी किसानों की खेती की जरूरतों और उससे जुड़े कार्यों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन क्रेडिट प्रोवाइड करता है, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि वहां पर मेनली वो लोगों को प्रॉफिट चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान दिया जाता है कि हमारे किसानों को क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूपीआई टीपीपी के मामले में इंटरचेंज फीस भेजने के लिए बैंक द्वारा मर्चेंट के पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को दी जाती है। इंटरचेंज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो इंटरचेंज फ्लोज अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, regulated to keep and is regulated to keep transaction cost reasonable। ठीक है, जो पेयर बैंक जो पे कर रहा है वो वाला बैंक को पेयर बैंक बोलेंगे, और जिस बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है उसको बोलते हैं पेई बैंक। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट तो हम लोग का राइट लग रहा है, ये सही है। तो अगला है जो, अच्छा इंटरचेंज, बाकी चीज को भी देख लेते हैं। इंटरचेंज इज अ टैक्स, ये कोई टैक्स नहीं है बाय गवर्नमेंट। इंटरचेंज ओनली अप्लाइज टू कैश ट्रांजैक्शन, ये भी गलत है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। इंटरचेंज इज अनलिमिटेड एंड अनरेगुलेटेड, अनलिमिटेड ठीक है, अनरेगुलेटेड गलत। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, ठीक है, के बारे में इनमें से कौन सा सही कथन है? तो ONDC का मकसद ई कॉमर्स इंटरपोर्टेबिलिटी और को इनेबल करने और सिंगल प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए ओपन प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना है। ये बात सही है, ठीक है, तो ये सही बात है। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, ONDC इज अ पेमेंट बैंक, नहीं है भाई। ONDC इज अ स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, नहीं। ONDC इज कंट्रोल्ड एंटायरली बाय प्राइवेट कंपनी, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर ऐसे चीज लेके आया हूँ। यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2-2 नंबर के लिए ऐसे पूछेगा। अगर बता पाए तो फिर आपका खाना पक गया भाई, वहां पर आपका नंबर पक गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नो योर ट्रांजैक्शन। जैसे हमारे पास नो योर कस्टमर है, KYC, ठीक है, नो योर कस्टमर, तो वैसे यहाँ पर है नो योर ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग को डिटेल मिल जाएगा। इनमें से कौन सा सही है बोल रहा है? तो पहला बोल रहा है KYT इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन पैटर्न टू डिटेक्ट एनोमलीज एंड पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क, बिल्कुल सही। ये
जो जैसे हमारे पास यहाँ पर कस्टमर के डिटेल निकलवाते हैं ना, यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांजैक्शन के डिटेल निकलवाते हैं। तो ट्रांजैक्शन के डिटेल अगर हम लोग निकलवा लेंगे तो फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा पैसा कहाँ से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेमेंट में इंटरपोर्टेबिलिटी का सबसे अच्छे से समझाता है। आप लोग ये देखे होंगे कि जो हम लोग दुकान में गए, हम लोग चाय पिए या फिर कुछ सामान खरीदे, और जैसे ही हम लोग सामान खरीद के बाद पेमेंट करने के लिए आते हैं तो वहां पर हम लोग को दिखाई दे रहा है फोन पे का क्यूआर कोड है, लेकिन हम तो फोन पे चलाते ही नहीं, हम चलाते हैं गूगल पे, हम चलाते हैं पेटीएम, लेकिन हमारे पास फोन पे का नहीं है। तो हम लोग को क्या अब फिर से फोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं। जो हमारा यूपीआई सिस्टम बोलता है कि आपके पास ना जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है सारा का सारा यूपीआई मर्ज है, तो आप इससे भी पेमेंट कर दो, उससे भी पेमेंट कर दो, किसी में भी पेमेंट कर दो, किसी भी गेटवे से पेमेंट कर सकते हो। तो इसी को ही बोलते हैं इंटरपोर्टेबिलिटी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, अलग अलग पेमेंट सिस्टम या डिवाइस एक दूसरे के साथ आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर एक चीज और रहता है कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा यूज कर रहा हूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बस कर सकते हैं, नहीं, मैं चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दूंगा, एसबीआई रहे एसबीआई में कर दूंगा, एचडीएफसी रहे एचडीएफसी में कर दूंगा, जिसमें चाहूँ उसमें कर सकता हूँ, ये भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, हमारे पास एक इलाके में सिर्फ एक बैंक की पेमेंट सर्विस दे सकता है, गलत है। इंटरपोर्टेबिलिटी का मतलब एक ही डिवाइस में कई करेंसी, ये भी गलत है। एक ही घर में चेक प्रिंट, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा एक्ट आरबीआई को बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है? जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1935, ये हमारे आरबीआई के इंफॉर्मेशन से, मतलब आरबीआई क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सबसे। अगर हम लोग देखते हैं कि बैंकों का सुपरविजन और उसको रेगुलेट कैसे करें, उसके बारे में हमारे पास लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, इससे ट्रांसफर किए होगे फंड पहले भी, और अगर नहीं किए हो तो ऑफिसर बनने के बाद डेफिनेटली ट्रांसफर करोगे। ऐसा हो सकता है आपके पास अभी यूपीआई आने के बाद आरटीजीएस थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी देखते हैं आरटीजीएस पर्याप्त मात्रा में यूज किया जाता है, एनईएफटी पर्याप्त मात्रा में यूज किया जाता है। तो इसके बारे में क्या बात सही है? तो आरटीजीएस का इस्तेमाल ज्यादा कीमत वाली, मतलब ज्यादा अमाउंट वाली रियल टाइम में फंड ग्रॉस सेटलमेंट के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट भेजना है, जैसे 10 लाख 15 लाख ऐसे भेजना है, तो उसके लिए हमारे यूपीआई से हम लोग नहीं भेज सकते। यूपीआई का अपना एक लिमिट है, जैसे स्टार्टिंग में उसका लिमिट था 50,000, अब उसके बाद लिमिट बढ़ के आई थिंक शायद 2 लाख के आसपास हो चुका है एक दिन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आरटीजीएस से उससे भी बड़े ट्रांजेक्शन को आसानी से कर पाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा, पहले सही है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, आरटीजीएस के बारे में सही, अच्छा इसको अभी तो बताया। अगला है हमारे पास, इनमें से कौन सी चीज आमतौर पर डिजिटल लेंडर्स या फिनटेक के लिए रेगुलेटरी की जरूरत नहीं है, ठीक है, किस रेगुलेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर डिजिटल लेंडर्स और फिनटेक्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, फेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ठीक है, ये तो भाई ठीक बात है। कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग, कंसेंट ले लिया आप कस्टमर से कि हम आपका डेटा यूज कर सकते हैं क्या, ऐसे करके, ये बात सही है। कंप्लीट एग्जाम्पशन फ्रॉम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स, तो इससे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता, आप हमेशा ही निगरानी में रहोगे गवर्नमेंट के कि आप कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएगा, और यही क्योंकि गलत को हम लोग को बताना था, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा और क्या काम रहता है भाई, कंप्लायंस विद आउटस्टैंडिंग आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस इफ रिलाइंग थर्ड पार्टी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिनटेक से रिलेटेड है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सुपरवाइजरी इंटरेक्शन पर बेसल कमेटी के प्रिंसिपल्स के बारे में क्या सही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोल रहा है सुपरवाइजर शुड बैन फिनटेक एक्टिविटीज, क्यों बैन करेंगे भाई, ये गलत हो जाएगा। सुपरवाइजर्स मस्ट अलाउ फिनटेक टू ऑपरेट विदाउट एनी ओवरसाइट, विदाउट एनी ओवरसाइट ये भी क्यों करेंगे भाई, ये भी गलत है। सुपरवाइजर्स रिप्लेस्ड बैंक्स विथ फिनटेक्स, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सुपरवाइजर्स शुड एंगेज विद फिनटेक, खुद को वो भी एंगेज हो फिनटेक के साथ, वाइल मैनेजिंग रिस्क एंड एनकरेजिंग इनोवेशंस, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। IFSC, ठीक है, IFSC बैंकिंग यूनिट्स IBUs के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है? IBUs कैन ओनली डू डोमेस्टिक रूपी लैंडिंग टू रिटेल कस्टमर्स, ये भी गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, भारतीय कानून के तहत कानूनी है, इलीगल गैर कानूनी है बोल रहा है, इलीगल है, नहीं इलीगल नहीं है भाई, लीगल है। IBUs in IFSCs can perform banking operations in foreign currency and are subjected to different tax, regulatory और incentives। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट से जुड़ा एक आम रिस्क है? इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट से जुड़ा रिस्क के बारे में हम लोग जो हमारा, ठीक है, गवर्नमेंट नॉर्म्स लेके आई है कि आपको ये सारे रिस्क बताने हैं, लेकिन आप लोग ये सुने होंगे कि पे ना बाय नाउ पे लेटर, ऐसा सुने होंगे। अगर अभी खरीद लिए बाद में पे करने का ऑप्शन आपको कंपनी दे रही है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, को अच्छे ध्यान जा रहा है, दोनों में से एक में है ऐसा ऑप्शन है, या फिर शायद दोनों में होगा, तो दोनों में हो सकता है। तो ये लोग क्या बोल रही है कि भैया हमसे सामान खरीद लो, अभी सामान खरीद लो, आराम से पैसे देते रहना, कहीं नहीं जाओगे आप, मेरे को पता है। तो ऐसा करके जो कंपनी है वो अपना सामान को तो बेच दी, हमारा प्रोडक्ट को तो बेच दी, लेकिन इसका भार तो उस कस्टमर के ऊपर पहुंच गया ना, जो अभी उसके पास पैसा नहीं है उसके बाद भी लेने को तैयार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो आईफोन अभी खरीद सकता है। आईफोन के लिए भी ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीद लो बाद में पैसा दे देना। तो आईफोन तो अब महंगा आता है, खरीद लिए, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग उस टाइप से इनकम जनरेट नहीं कर पाए, हम वैसे पैसे नहीं कमा पाए कि उसका रीपे कर पाए, तो फिर तो ये तो कर्ज में तो डूब जाएंगे फिर ऐसे में। और ये एक चीज है, ऐसे बहुत सारे और भी आइटम्स हो सकते हैं, तो ये गड़बड़ी है, ठीक है। तो ऐसा ही प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, इंक्रीज्ड ओवर इंडेटनेस ऑफ कंज्यूमर्स ड्यू टू इजी एक्सेस, आसानी से एक्सेस है उसके कारण प्रॉब्लम आ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। तो यही हमारा सबसे बड़ा रिस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए पहले में मिल गया हम लोग को, यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हमारे पास, इनमें से कौन सा कार्ड डेटा के टोकनाइजेशन का सबको सबसे अच्छा बताता है? तो प्रिंटिंग कार्ड डिटेल्स ऑन टोकन्स सोल्ड टू मर्चेंट्स, ये गलत है। दूसरा बोल रहे हैं मर्चेंट सर्वर पर कार्ड पिन को एनक्रिप्टेड स्टोर करना। और क्या बोल रहा है, एसएमएस में पूरे कार्ड का नंबर शेयर करना, ये भी गलत है। सेंसिटिव कार्ड डिटेल्स को एक यूनिक टोकन से बदलना। जब हम पे कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर ना, जैसे एनक्रिप्शन का मैं थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता है, एनक्रिप्टेड रहता है, वहां पर किसी कोड के फॉर्म में जाता है। मतलब अगर मैं पे कर रहा हूँ ना, तो मेरा वहां पर डिटेल नहीं जाएगा कि गिरीश नायक के द्वारा के उस जिसका अकाउंट नंबर ये है उससे पेमेंट किया गया, नहीं। वहां पर यह मेंशन होगा कि गिरीश नायक पेमेंट किया, उसका अकाउंट नंबर ऐसे स्टार 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 बना रहेगा, लास्ट का 4 डिजिट लिखा रहेगा, और जो स्टार्टिंग है वो क्या है, एनक्रिप्टेड है, और ट्रांजैक्शंस को भी एनक्रिप्टेड कर देते हैं। तो इससे क्या है, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे पास जो कस्टमर्स का डेटा है वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी एंटिटी भारत में ऑपरेशनली यूपीआई को मैनेज करती है? यूपीआई को मैनेज कौन करता है, ऐसे बोल रहे हैं। एनपीसीआई आरबीआई की देखरेख, रेगुलेशन और सरकार की पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत, ये पहले ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। एनपीसीआई, इसको हम लोग पहले भी देखे हैं, यूपीआई को मैनेज करने का काम किसका है, हमारे एनपीसीआई का है, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई भी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे जैसे जरूरत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे वैल्यू के अकाउंट के लिए टीयर्ड केवाईसी के बारे में बोल रहा है, क्या सही है? टीयर्ड केवाईसी बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। टीयर्ड केवाईसी रिस्क को कम करने के साथ साथ लिमिटेड ट्रांजैक्शन लिमिट के साथ आसान ऑनबोर्डिंग की सुविधा देते हैं, ठीक है। तो जो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमकारी है, ये थोड़ा सा ना लिमिटेड रहता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एकदम अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। टीयर्ड केवाईसी बैन नहीं है भाई, और टीयर्ड केवाईसी इज अप्लाइड ओनली टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ये भी गलत है, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए नहीं है, बाकी और चीजों में भी इम्प्लीमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी चीजें मुख्य रूप से पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर आती है?
regulations and supervision of payment systems like RTGS, NEFT, card networks and enabling RBI to oversee them. सही बात है, ठीक है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा ये बाकी सब गलत है, ठीक है। पहला सही होगा, फिर तीसरा दूसरा क्या है, गलत ही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPIs के बारे में सबसे अच्छे से बताता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अ लोन प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स, अ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर इन अ फिनटेक कंपनी, अ गवर्नमेंट बॉन्ड, और इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड गुड सर्विसेज अगेंस्ट वैल्यू स्टोर्ड इन सच इंस्ट्रूमेंट्स विद रेगुलेटरी कैप्स एंड KYC रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही दे रहा है। तो हमारा यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे दिल्ली के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।